Welcome dear friends. Once again I am here with another video on organization of data, and before starting this topic that is based on statistical series, तो इससे पहले हमने फ्रीक्वेंसी देखा था कि व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी, और वेरिएबल के बारे में हमने बात किया था, और ये भी जाना था कि वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के बारे में चर्चा किया था। इसके अलावा हमने क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा किया था कि किस प्रकार क्लासिफिकेशन किया जाता है, और क्वालिफिकेशन क्लासिफिकेशन कितने प्रकार का होता है, इसकी भी चर्चा किया था हमने। और अब हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज के बारे में। तो लाइन बाय लाइन स्टडी की इस श्रृंखला में मैं एक बार आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज की इस अपनी अगली श्रृंखला। तो हम इसको मैं आपको बता दूं कि लाइन बाय लाइन स्टडी करने का फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने में काफ़ी सहूलियत होती है। स्टैटिस्टिकल सीरीज, द अरेंजमेंट ऑफ अ क्लासिफाइड डेटा। तो डेटा कैसा है, क्लासिफाइड हो चुका है, अरेंजमेंट उसको अरेंज करना है। तो अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफाइड डेटा इन सम लॉजिकल ऑर्डर, like according to the size, according to the time of occurrence, or according to the sum of other measurable or non-measurable characteristics is known as statistical series। तो क्या है, इसके डिफिनेशन में ही सब कुछ, सारे कुछ निहित है इसका मीनिंग। पहली बात, अरेंजमेंट करना है क्लासिफाइड डेटा का। जब भी हम अरेंजमेंट करते हैं तो कुछ लॉजिकल ऑर्डर होगा उसका, और ये ऑर्डर किन किन चीज़ों पर बेस हो सकता है, साइज पर हो सकता है बेस, टाइम के आधार पर हो सकता है, और किसी घटना के घटित होने का जो समय है उसके आधार पर हो सकता है, या जो भी मेजरेबल और नॉन मेजरेबल एट्रीब्यूट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके आधार पर होगा। और इस बेस पर जो भी क्लासिफिकेशन होगा, उस क्लासिफिकेशन को हम स्टैटिस्टिकल सीरीज का नाम देते हैं। तो स्टैटिस्टिकल सीरीज आर प्रिपेयर्ड टू प्रेजेंट द collected and classified data in a properly arranged way. For example, if the data pertaining to the marks of 35 students in a class are put in a systematic way, it can be called statistical series. Kinds of statistical series. A statistical series can be divided as on the basis of characteristics and on the basis of construction. दो आधार के आधार पर होगा। तो statistical series का बेसिस क्या होगा, on the basis of characteristics and on the basis of construction। तो स्टैटिस्टिकल सीरीज जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको हम टाइम सीरीज या ऑन द बेसिस ऑफ टाइम जिसको कहते हैं। स्पेशल सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, जोग्राफिकल जिसको हमने काम दिया था। कंडीशंस सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस, ये एक प्रकार का क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ, स्क्रीन पर नहीं आ रहा है। तो स्टैटिस्टिकल सीरीज का जो दो क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हमने यहाँ पर भी चर्चा किया, टाइम सीरीज टाइम के आधार पर, स्पेशल सीरीज लोकेशन जोग्राफिकल बेस पर, कंडीशन सीरीज ऑन बेसिस ऑफ कंडीशंस, और ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के आधार पर हम स्टैटिस्टिकल सीरीज को तीन भाग में बांटते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होंगे इसमें। डिस्क्रीट सीरीज में अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसको कहते हैं, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज को। इसमें एक वैल्यू होगा और फ्रीक्वेंसी दी होंगी, इसमें केवल वैल्यूज होगा। अगर एक्स वैल्यू को एक्स मानते हैं तो केवल एक्स होगा इसमें इसमें अगर वैल्यूज को एक्स माना है तो इसमें एक्स और फ्रीक्वेंसी भी होगी। इसमें जो है ये क्या है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब 0 to 10, 10 to 20 इस तरह की कुछ सीरीज होगी, और प्लस ये फ्रीक्वेंसी दिया होगा। तो ये इस तरीके से तीनों में ये डिफरेंस समझने की ज़रूरत है कि बेसिस, पहली बात तो स्टैटिस्टिकल सीरीज को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पहले देखा था, जो टेबल देखे थे हमने, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, लोकेशन और कंडीशंस, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन जिससे हमारा सिलेबस इसी को फोकस करता है। तो इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होंगे, केवल एक्स वैल्यू दिया होगा। डिस्क्रीट सीरीज में अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें एक्स और एफ
दोनों होंगे, और कंटिन्यूस सीरीज जिसमें क्लास इंटरवल भी होगा और फ्रीक्वेंसी भी होगी, तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसको नाम दिया जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखा जाए, when the data is arranged on the basis of qualitative characteristics, statistical series are of the three kinds, जो हमने फ्लो चार्ट में ऑलरेडी देख लिया है, टाइम सीरीज, स्पेशल सीरीज और कंडीशन सीरीज, और ये सब हमने पहले देख लिया हुआ है। और इसके टेबल भी हमने देख लिए थे, तो उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करना है हमें। ठीक है, अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन पर हम फोकस करते हैं सीधे। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज, तीन सीरीज है जिसको हमने नाम दिया है इंडिको। इंडिको एयरलाइंस, इंडिको 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 एयरलाइंस हमने इंडिगो एयरलाइंस है, उसी से मैंने प्रेरणा पाकर इसको बनाया था। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज, तो ये इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज में भी इसके सब क्लासेस हैं, और कंटिन्यूस सीरीज में भी सब क्लासेस हैं। इंडिविजुअल सीरीज में अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज और ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज दो प्रकार में आते हैं। कंटिन्यूस सीरीज में देखेंगे एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज एंड मिड वैल्यू सीरीज। अब यहीं पर ज़्यादा चैलेंजेस हैं कंटिन्यूस सीरीज में, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल आसान है। कंटिन्यूस सीरीज में एक्सक्लूसिव सीरीज और इन एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, मतलब 0 to 10, 10 to 20, तो इसमें अपर लिमिट जो है एक्सक्लूड होता है, इसमें शामिल नहीं होता है। मतलब कोई वैल्यू 10 है, 10 इसमें नहीं होगा, 10 इसमें होगा, तो अपर लिमिट एक्सक्लूडेड होता है, इसलिए इसका नाम एक्सक्लूसिव सीरीज नाम पड़ा। इसमें इंक्लूसिव मतलब दोनों लिमिट्स की कोई वैल्यू है, वो मान लीजिए 10 है, ये इस तरह से होगा 0 to 9, 10 to 19, इस तरह से, तो 9 इसमें इंक्लूड है। ठीक है, इसलिए इंक्लूसिव है। 0 भी इंक्लूड है, तो अपर लिमिट इंक्लूडेड है इसमें, इसलिए ये इंक्लूसिव सीरीज है। ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम आगे देखेंगे, इसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल्स एंड मिड वैल्यू सीरीज। वन बाय वन हम देखेंगे, पहले हम इंडिविजुअल सीरीज की बात कर लें। इंडिविजुअल सीरीज, individual series refers to that series which items are listed singly, अकेले होते हैं। That is, each item is given a separate value of measurement, separate value of measurement। each item को जो है, हर item को जो है separate value of measurement दिया हुआ है। For example, if marks of 10 students in class 11th are given individually, it will form an individual series। At the same time, individual series are of two types, ठीक है, unorganized individual series and organized individual series। unorganized individual series and organized individual series। unorganized individual series क्या है? unorganized series is an unarranged mass of data, unarranged mass of data, raw data। raw data means data in its original form। raw data का मतलब क्या होता है? data in its original form, ठीक है, दैट इज जो भी हम प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी जो हमारे मेथड और सेकेंडरी मेथड्स हैं, तो जो हम सोर्स से डायरेक्ट जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो हमारा ओरिजिनल डेटा होता है। ठीक है, तो ये इसी की बात हो रहा है, रॉ डेटा है वो। तो रॉ डेटा मीन्स डेटा इन इट्स ओरिजिनल form। When the investigator has collected the data and he has not arranged the same in a systematic manner, उसको systematic manner में उसने arrange नहीं किया है, not arranged in systematic manner, it is called raw data or unorganized data। ठीक है, example, marks obtained by 10 students in a class are as follows। ये 10 बच्चों के मार्क्स हैं, बस इससे लिखा हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ? अनऑर्गेनाइज डेटा है। ठीक है, इसका कोई ऑर्डर नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ना कुछ भी नहीं है। दिस the given data is unorganized, that is, it is the raw form। such a presentation of data does not given any useful information। such data does not given any useful information and is rather confusing to the mind। in order to draw meaningful inference, it is necessary to recognize the raw data।
ठीक है। अ बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ द above रॉ डेटा इज टू ऑर्गेनाइज द डेटा। ठीक है, अब इसको अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए इसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज, ऑर्गेनाइज्ड सीरीज इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ रॉ डेटा, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ रॉ डेटा। ठीक है, अब ये ऑर्डरली अरेंजमेंट किसी भी बेस पर हो सकता है। एन ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज में बी प्रेजेंटेड इन टू वेज, दो तरीके से हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द सीरियल नंबर और अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ठीक है, इसको हमने पढ़ा था। तो ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज को हम दो तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, पहली बात सीरियल नंबर के आधार पर, दूसरा क्या है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये दो तरीके से। अब इसको यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन हमको देखने को मिलेगा। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, एन इंडिविजुअल सीरीज कैन बी अरेंज्ड इन अ सीरियल ऑर्डर, सो मार्क्स ऑब्टेन्ड by 10 students may be arranged either in serial number or in order of their roll numbers as shown in the following table: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। okay, number of students 35 40 38 17 25 45 36 29 42 22, ये हमारा है। तो अकॉर्डिंग टू द सीरियल नंबर एन इंडिविजुअल सीरीज कैन बी अरेंज्ड इन अ सीरियल ऑर्डर, सो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 20। अब ये सीरियल नंबर के आधार पर जो हमने पहला पॉइंट हमने देखा था ऊपर, तो अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर ये हो गया। ठीक है, वन सीरियल नंबर 1 2 3 4, अब मार्क्स सारे हमने पुट कर दिए। अब इसमें भी है, देखिए दूसरा क्या है मैग्नीट्यूड, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के आधार पर नहीं है, तो सिंपली एक इसको अरेंज कर दिया, सीरियल नंबर के आधार पर इसको अरेंज कर दिया। दूसरे में क्या होगा, इसी को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, तो दूसरा पॉइंट बन जाता है अकॉर्डिंग टू, अभी आते हैं इसे, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, एन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन can also be arranged in order of magnitude, ascending or descending order। अभी क्या है, the arrangement of raw data in ascending or descending order of magnitude is known as array। ठीक है, इसको हम ascending और descending order में अगर डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका नाम क्या है, array किया। It is also known as arrays or arraying of the data, arraying of the figures। So marks obtained by 10 students can be presented either in ascending order or in descending order। अब ascending order, when the data is arranged systematically from the lowest value up to the highest value, then such arrangement is known as ascending order। 17 22 25 29 35 36 38 40 42। फिर descending order, when data is arranged systematically from the highest value to the lowest value, then such an arrangement is in the descending order। Marks distribution of 10 students arranged in a descending order 45 42 40 38 36 35 29 25 22 17। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये असेंडिंग ऑर्डर में। द इंडिविजुअल सीरीज मेक्स द डेटा रिलेटिवली ईजियर। ठीक है, however if there are large number of observations like 500 or 1000, then individual series becomes useless। in such cases discrete और continuous frequency distribution are used। ठीक है, जब बड़े संख्या में होगा तब ये नहीं यूजफुल होगा, तब उस केस में डिस्क्रीट और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, और क्योंकि उसमें जो रिपीटेशन होगा उसको हम शामिल कर लेंगे, जिसको हम आगे देखते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम डिस्क्रीट सीरीज देखते हैं, या इसको अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अ मच बेटर वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज टू एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। अ डिस्क्रीट सीरीज इज दैट सीरीज वेयर individual values differ from each other by definite amount। इंडिविजुअल जो है क्या है, वैल्यूज डिफर फ्रॉम ईच अदर by definite amount। It is a discrete frequency distribution, various values of the variables are shown along with their corresponding frequencies। In a discrete frequency distribution, various values of the variables are shown along with their corresponding frequencies। For a discrete variables, the classification of its data is known as frequency array। ठीक है,
द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वेरियस वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, ये तो हो गया दिस कॉरस्पॉन्डिंग फिगर फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल द क्लासिफिकेशन ऑफ इट्स डेटा इज known as frequency array. Okay, a discrete variable takes a definite integral value and not a fractional value. So we have मतलब 1 2 3 करके लेते हैं इसको, 2.5 इस तरह से नहीं लेते हैं, जो कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, इस पर ज़्यादा मैंने बोलने का प्रयास नहीं किया. सो वी हैव फ्रिक्वेंसीज दैट करस्पॉन्ड टू द ईच ऑफ इट्स इंटीग्रल वैल्यूज. अब आते हैं कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ अ discrete frequency distribution using tally marks. The method of tally marks or tally bars is used to count the number of observation or the frequency of each value of the variables. The various steps involved are: first of all, table is prepared with the three columns. एक में वेरिएबल होगा, दूसरे में टैली मार्क्स होगा, तीसरे में फ्रीक्वेंसी होगा. तो तीन जो इसमें कॉलम होंगे उनकी हेडिंग क्या होगी, वेरिएबल होगा, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी. देन सेकेंड स्टेप्स क्या है, इन द फर्स्ट कॉलम ईच पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स आर रिटन. इन द सेकेंड कॉलम a tally marks denoted by this is the vertical line is noted for every observation against its corresponding value. After particular value has occurred 4 times, for the fifth occurrence we put a cross tally marks. इस तरीके से, मतलब इसको कुछ इस तरीके से, ऐसे 1 2 3 4 और पांचवा जैसे ही होगा, अब उसको हम यहाँ क्रॉस कर लेते हैं, ऐसे 5 हो गया, इसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 5 हो गया. इस तरीके से करेंगे फर्स्ट tally marks and this gives the block of 5. For the sixth item, we put another tally marks, leaving some space. In the third column, we put the total of tally marks corresponding to each value of the variables. In the third column, we put the total of tally marks corresponding to each value of the variables. Tally marks. The method of tally marks is used to count the number of observations or the frequency of each value of the variables. The method of tally marks is used to count the number of observations or the frequency of each value of the variables. Each possible value of the variable is written in a column. For every observation, a tally marks denoted by vertical line is noted against its corresponding value. 5 observations are noted, 4 vertical lines, and that is one line is cross. There is a fifth tally marks cross the earlier 4 marks and so on. अब इसको हम देखते हैं, एग्जाम्पल में दिखाया गया ना, इस तरीके से बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है ये आपका, इस तरीके से. और फिर इसको आपने क्या किया, जो जितने पॉसिबल वैल्यूज़ हैं 10, अब देखेंगे 10 कितनी बार है, तो इसमें देखो 10 इसमें ना 10, इस लाइन देखा 10, इसको इसे क्रॉस करते जाएंगे. आज तरीका ये, यहाँ क्रॉस किया, यहाँ टेली मार्क लिखा, फिर दूसरा इसको क्रॉस किया, यहाँ भी एक लिख दिया, इसमें इसको क्रॉस किया, फिर एक लिख दिया, 3 हो गए हमारे सेम कॉलम. इसको क्रॉस किया, ये 4 यहाँ लिख दिया, और ये पाँचवा है, यहाँ क्रॉस किया इसको, और इसको पाँचों क्रॉस ऐसा कर दिया. फिर छठा इसको यहाँ पर है, इसको क्रॉस किया, एक और एक छूट गया था, देखिए साथ में, इसको क्रॉस करने से ही पता चलता है कि छूटेगा तो कोई पकड़ में आ जाएगा. तो 10 ये हमारा 7 क्रॉस किया, तो यहाँ 7 फ्रीक्वेंसी होगी. इसी तरह हम बाकी को भी इस तरह क्रॉस करते जाएंगे और हम पकड़ लेंगे और इसको लिखते जाएंगे इस तरह. ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग टैली मार्क्स. नेक्स्ट हमारा है कंटिन्यूस सीरीज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, है ना. तो मुझे उम्मीद है कि ये इंडिविजुअल और डिस्क्रीट तो बिल्कुल समझ में आ गया. ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन सीरीज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स. 3 तरह की सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज. तो कंटिन्यूस सीरीज हम बाद में देखेंगे, इसको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं. थैंक यू.